हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दें। बेटा, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये अक्टूबर मंथ चल रहा है और आज से आपके फाइनल एग्ज़ाम तक 3 साढ़े 3 मंथ्स बचे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम नाउ। तो बेटा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी नंबर 2 CBSE 2024-25 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर में से। सो क्वेश्चन नंबर है 37, केस स्टडी नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। सो स्टेटमेंट में बेटा क्या बोल रहा है? एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बाइक रेस कंडक्ट की है 2 कैटेगरीज के अंडर, मीन्स बॉय और गर्ल की, बॉय की अलग और गर्ल्स की अलग। इन ऑल देर आर 250 पार्टिसिपेंट। टोटल हमारे पास इस रेस में 250 पार्टिसिपेंट्स हैं, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के 250 पार्टिसिपेंट्स हैं। अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected। तो क्या हुआ बेटा, जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में 250 पार्टिसिपेंट्स थे, इनकी 2 कैटेगरी बनाई। ठीक है, एक कैटेगरी सपोज C1 कैटेगरी हो गई और एक कैटेगरी मेरे पास C2 हो गई। ठीक है, 2 कैटेगरीज होगी मेरे पास। ठीक है, 2 कैटेगरी होगी मेरे पास। अब जो कैटेगरी 1 है उसमें क्या है, बॉयज़ हैं, और कैटेगरी 2 है उसमें गर्ल्स हैं। अब ये जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है ना, कैटेगरी 1 बॉयज़ की है, कैटेगरी 1 में से उसने 3 बॉयज़ सिलेक्ट किए। ठीक है, फॉर द फाइनल रेस। सो कैटेगरी 1 में से उसने 3 बॉयज़ सिलेक्ट किए। ठीक है, उनको नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे B1, B2 और B3। और ये जो सेट बना इन 3 पार्टिसिपेंट्स का जो सिलेक्ट किए ना फाइनली, कैटेगरी 1 में क्या थे, बॉयज़, उन बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए फॉर फाइनल रेस और उसको सेट A नाम दे दिया। और जो कैटेगरी 2 थी वो गर्ल्स की थी, उसको मैं G नाम दे देता हूँ। और कैटेगरी 2 में सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं, सो उनको नाम दे देते हैं हम G1, G2। तो ये मेरे पास 2 सेट बन गए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, रवि फॉर्म 2 सेट। चलो ठीक है, वो हमने बना लिए, ये 2 सेट बन गए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब आगे क्या बोला है, रवि डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज सेट फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो रवि बेटा क्या कर रहा है कि इन पे रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट लगाएगा और देखते हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा रहा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रवि विशेज टू फॉर्म, फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, रवि विशेज टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम B to G। हाउ मैनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। सो रवि चाहता है बेटा कि B to G सेट पे, B से G सेट पे जितने भी रिलेशन बन सकते हैं वो बनाएगा और हमसे पूछ रहे हैं कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। सो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। हमने बेटा +1 में अच्छे से पढ़ा था ये चीज़। रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ A cross B। So relations are subsets of A cross B। A cross B means कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्रॉस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे मुझे चाहिए B से G तक रिलेशन, मेरे पास 2 सेट थे ना, देखिए मेरे पास 2 सेट थे, एक सेट था B और एक सेट था G। मुझे B से G तक रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन क्या होता है, 2 सेट की क्रॉस प्रोडक्ट, उसके सबसेट। सो सबसे पहले मैं B क्रॉस G बताता हूँ आपको क्या आता है। B क्रॉस G हमने +1 में सीखा था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। सो B क्रॉस G में क्या होगा, दोनों सेट की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा। वो कैसे होगी, सो सबसे पहले B में से लिया मैंने B1 और G में से लिया मैंने G1। ये बेटा एक एलिमेंट हो गया। अब B1 के साथ G2, अब B2 एलिमेंट ले लीजिए, B2 के साथ G1, B2 के साथ G2, और अब B3 के साथ G1 और B3 के साथ G2। तो ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट।
रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, वो मैंने निकाल ली। अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट के अगर सबसेट निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n। किसी भी सेट के, ये बेटा +1 क्लास चैप्टर नंबर 1 और 2 में से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल होते हैं, 2n। n क्या होता है, n होता है जिस सेट के हमने सबसेट बनाने हैं उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने अभी, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, b क्रॉस g के सबसेट। हमने b टू g रिलेशंस फाइंड करने थे। रिलेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो b क्रॉस g के सबसेट होता है। b क्रॉस g मैंने आपको निकालना बता दिया। अब देखिए b क्रॉस g में एलिमेंट्स कितने हैं, b क्रॉस g में 1 2 3 4 5 6। सो b क्रॉस g में 6 एलिमेंट है। b क्रॉस g में 6 एलिमेंट है, तो b क्रॉस g के सबसेट कितने बनेंगे, वो बनेंगे 2n। n क्या है कि b क्रॉस g में एलिमेंट्स कितने हैं, b क्रॉस g में कितने एलिमेंट है, 6। सो n की जगह पे 6 आ जाएगा। सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b क्रॉस g वो किसके इक्वल आ गया, 2 2 किसके इक्वल होता है, 64 के, ठीक है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b क्रॉस g किसके इक्वल आ गया, 64 के। अब b क्रॉस की g, ये जो b क्रॉस g के सबसेट है इनको ही तो रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन देखो ना, मैंने लिखी हुई है, रिलेशन आर सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो b क्रॉस g के रिलेशन चाहिए थे, सो b क्रॉस g के सबसेट चाहिए। सबसेट, कितने सबसेट होते हैं किसी सेट में, उसको निकालने का फॉर्मूला 2n, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। b क्रॉस g में 6 एलिमेंट्स है तो n की जगह पे 6 आ गया। इसको सॉल्व किया तो 64 आ गया। मींस b क्रॉस g के सबसेट आ गए 64। और ये सबसेट क्या होते हैं, ये रिलेशन होते हैं। सो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ b क्रॉस g, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 64। तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट में, राइट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। तो सबसे पहले तो G क्या है, G हमारे पास सेट था गर्ल्स का, जो हमने 2 गर्ल्स सेलेक्ट की थी ना, कैटेगरी 2 में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट की थी, तो हमने ऊपर सेट बेटा G बनाया था। G सेट हमारा क्या था, G1, G2, ये हमारा सेट था, ठीक है। अब इस पे हमने क्या लिखना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है इसके ऊपर, इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट के ऊपर, ठीक है। तो G सेट हमारे पास G1, G2 है, तो इस पे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है। इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है बेटा जो सिमेट्रिक भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। जो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, राइट। अच्छा जी, अब देखिए जरा, हमने रिलेशन लिखना है जो इक्विवेलेंस हो, लेकिन छोटे से छोटा लिखना है, ठीक है। छोटे से छोटा रिलेशन लिखना है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो जो मैंने रिलेशन लिखना है, लेट इट बी R, उसको मैं नाम दे देता हूं R, ठीक है जी। अब G सेट में मेरे पास 2 एलिमेंट है, G1, G2। अब ये सेट रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा आपको प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी तो होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, मैं चाहता हूं कि जो मैंने रिलेशन लिखने लगा हूं वो रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है कि जो आपको सेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे G सेट दिया हुआ है G1, G2, इसके जो भी एलिमेंट है लाइक G1, G2, ये आपस में रिलेटेड हों। मीन्स G1 G से रिलेट करे, G2 G2 से रिलेट करे।
यही तो कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव के लिए। सो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, उसके लिए G1 जो है वो G1 से रिलेट करना चाहिए। ठीक है जी, ये कंडीशन होती है, मतलब सेम एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। और ये भी हर एक एलिमेंट, ये नहीं अकेला कि G1 G से रिलेट करना चाहिए और हमारा काम हो गया, नहीं, G2 भी G2 से रिलेट करना चाहिए। ठीक है जी, जितने एलिमेंट होंगे सेट में वो सारे के सारे अपने आप से रिलेट करने चाहिए, मीन्स रिलेशन में होने चाहिए। सो G1 G1 मीन्स G1 G से रिलेट कर रहा है, ओके। सो G2 भी G2 से रिलेट करना चाहिए अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रखना है तो। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये हम चाहते हैं कि सिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये तो इजी है, ये हमारा रिलेशन जो हमने लिखा वो ऑलरेडी सिमेट्रिक है। देखिए ना, अगर G1 G1 से रिलेट करता है तो इसका उल्टा क्या होगा? जैसे सिमेट्रिक के लिए A, B अगर रिलेट करता है तो B, A भी रिलेट करना चाहिए। सो अगर G1 G1 से रिलेट करता है तो उसका उल्टा भी बेटा G1, G1 ही होगा। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी है, G1 G1 से रिलेट कर रहा है तो उसका उल्टा G1 G1, वो भी मतलब वही बात हो गई। सिमिलरली G2 के लिए अगर G2 G2 से रिलेट करता है, मींस G2 अगर G2 से रिलेट करता है तो इसका उल्टा भी करना चाहिए, इसका उल्टा भी तो G2 G2 ही होगा। ठीक है, मींस जो हमने ये लिखा है दो सेट का रिलेशन वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, वो सिमेट्रिक भी है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए बेटा एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, ट्रांजिटिव कौन नहीं होगा ये देखना है हमने, ये नहीं देखना कि ट्रांजिटिव कौन होगा, ये देखना है कौन नहीं होगा। अगर कहीं मेरे पास ऐसी कंडीशन बन जाए कि ए बी के साथ रिलेट कर रहा है और बी सी के साथ रिलेट कर रहा है और ए सी के साथ रिलेट नहीं कर रहा, मीन्स रिलेशन में नहीं है, मीन्स ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी बी रिलेशन में है, बट ए सी रिलेशन में नहीं है, बेटा इन दिस केस ओनली, सिर्फ यही एक ऐसा केस होगा जिसमें हम बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कहीं पे हमारी ये सिचुएशन बन गई तब हम बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी सभी सिचुएशन में रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट भी रिलेशन में एक सिंगल सेट एलिमेंट भी लिख दूँ ना, सपोज A, B, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऐसी कोई ऊपर कंडीशन जो ट्रांजिटिव ना होने वाली ऐसी तो बन ही नहीं रही। अगर ऐसी, जिसको ये मैंने शेड किया हुआ है, अगर ऐसी सिचुएशन बनी तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव है, हर एक कैटेगरी में है। मींस अगर मैंने एक सिंगल एलिमेंट भी लिख दिया ना रिलेशन में तब भी वो ट्रांजिटिव होगा। तो हमारे केस में तो फिर भी दो एलिमेंट्स हैं और ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं बन रही, ये वाली जो कंडीशन इक्वेशन स्टार इसे मान लेता हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं बन रही, तो मेरा रिलेशन ये ट्रांजिटिव भी है। सो बेटा ये दो एलिमेंट्स का सेट जो मैंने बनाया है, रिलेशन बनाया है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि जितने एलिमेंट वो अपने आप से रिलेट करने चाहिए तो कर ही रहे हैं। सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका रिवर्स भी उसमें होना चाहिए। सो G1 G1 का रिवर्स भी G1 G1 ही होगा, तो सेट में है ही ऑलरेडी। सो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव कौन नहीं होगा? जो इक्वेशन स्टार को सेटिस्फाई करेगा, जो अगर स्टार वाली इक्वेशन, जो यहाँ पे मैंने स्टार वाली सिचुएशन लिखी हुई है, अगर ऐसी सिचुएशन बनी तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर एक कैटेगरी में ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है जी, तो ये बेटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है जो जी सेट के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आगे बेटा हम देखते हैं थर्ड पार्ट की एक बार आप स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। सो आई होप आपने स्टेटमेंट रीड कर ली होगी। सो बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे नीचे भी मेरे पास स्टेटमेंट है थर्ड पार्ट की। सो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? रवि डिफाइन है रिलेशन फ्रॉम बी टू बी। अब ये रिलेशन बना रहा है बेटा बी सेट पे। बी सेट हमारा क्या था? बॉयज़ वाला सेट, राइट? बॉयज़ वाला सेट मेरे पास क्या था? B1
B2 और B3, 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए थे ना कैटेगरी 1 में से। सो ये था मेरा बॉयज़ वाला सेट। इसके ऊपर इसने एक रिलेशन बनाया R1 मेरे पास क्या है, B1, B2, ये उसने दिया हुआ है सेट हमें, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, राइट मिनिमम ऑर्डर पेयर टू एडेड टू R1। हमने कम से कम इसमें R1 जो सेट रिलेशन दिया हुआ है हमें, इसमें हमने मिनिमम ऑर्डर, कम से कम और ऑर्डर पेयर ऐड करने हैं, सो दैट ये जो मेरा रिलेशन R1 है वो रिफ्लेक्सिव बन जाए बट सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव बन जाए बट सिमेट्रिक ना हो। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने सेट को देखना है। सेट में क्या है हमारे पास, B1, B2 एंड B3। सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये सारे एलिमेंट मीन्स B1, B1, B2, B2 एंड B3, B3, कहने का मतलब ये सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करने चाहिए। रिलेट करने का मतलब होता है कि रिलेशन में होने चाहिए। सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट में जो ऑलरेडी हमें R1 सेट दिया हुआ है, इसमें हमने B1, B1, B2, B2 एंड B3, B3 हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो उसने दिए हुए वो तो लिखेंगे ही हम साथ में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर हमें ऐड करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग जो उसने दिए हुए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये मैंने रिफ्लेक्सिव तो बना दिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए B1, B1, B2, B2, B3, B3 का रिलेशन में होना चाहिए था। सो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है जी। तो उसने बोला रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे मैं इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, अभी ये सिमेट्रिक है, अभी तक तो ये सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि देखिए B1, B2 है तो B2, B1 भी रिलेशन में है, तो ये सिमेट्रिक है, इनकी तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि इनके रिवर्स भी यही सेम ही बनते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब मैं चाहता हूँ ये सिमेट्रिक ना हो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव तो हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 1, 3 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कम से कम ऑर्डर पेयर ऐड करने हैं, मैंने सिर्फ एक ऐड किया। ये रिफ्लेक्सिव करने के लिए ये तो 3 ऐड करने ही पड़ेंगे, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। बट मैं चाहता हूँ कि सिमेट्रिक ना हो, तो उसके लिए मैंने एक और एलिमेंट सपोज B1, B3 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब ये सिमेट्रिक नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए अगर B1, B3 है तो B3, B1 भी होना चाहिए था। पता नहीं आपको, अगर A, B है सिमेट्रिक के लिए तो B, A का भी होना ज़रूरी है। अगर B1, B3 है तो B3, B1 का भी होना चाहिए था, जो मैंने डाला नहीं। तो इसलिए मेरे पास क्या हो गया, ये रिलेशन अब रिफ्लेक्सिव हो गया, बिल्कुल हो गया। देखिए इनकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक हो गया, नहीं हो गया सिमेट्रिक, बिकॉज देखिए यहाँ पे B1, B3 है रिलेशन में, लेकिन B3, B1 नहीं है, सो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। सो मेरी फर्स्ट पार्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वो यही तो बोल रहा था कि रिफ्लेक्सिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोला है कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। तो उसके लिए बी पार्ट में देखिए, ये जो पूरा सेट था, रिलेशन था, मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, B1, B1, B2, B2, B3, B3, B1, B2, B2, B1 एंड B1, B3। अब वो चाहता है कि वो सिमेट्रिक हो, वो चाहता है कि ये सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक किसकी वजह से नहीं था, ये सिमेट्रिक इसकी वजह से नहीं था, B1, B3। क्यों, क्योंकि B3, B1 का भी होना ज़रूरी था, तभी ये सिमेट्रिक बनना था। तो मैं सिमेट्रिक चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द बी पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे सिमेट्रिक करना पड़ेगा। अगर B1, B3 है तो B3, B1 भी इसमें डालना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाला, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैंने कम से कम डालने हैं, ठीक है। सो मैंने सिर्फ एक एलिमेंट डाला। अब देखते हैं क्या हुआ। अब ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, इनकी वजह से रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक, देखिए B1, B2 है
तो B2 कॉमा B1 भी है, ओके। B3 कॉमा B1 कॉमा B3 है, B3 कॉमा B1 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ये ट्रांजिटिव? देखिए ज़रा, जैसे मैं देखिए जैसे B3 कॉमा B1 मेरे पास रिलेशन में है, ये देखिए बिल्कुल है, ठीक है जी, ये रिलेशन में है, ठीक है, B3 कॉमा B1। अब मेरे पास B1 कॉमा B2 भी है, देखिए ज़रा, B1 कॉमा B2 भी रिलेशन में है, कहाँ है ये देखिए, ठीक है जी। बट ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? मीन्स ये एलिमेंट कॉमा ये एलिमेंट ये भी रिलेशन में होना चाहिए, मीन्स B3 कॉमा B2 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या ये है रिलेशन में? ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या होना चाहिए? A कॉमा B रिलेशन में है, B कॉमा C रिलेशन में है। अगर A कॉमा C रिलेशन में हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे B3 कॉमा B1 रिलेशन में है, B1 कॉमा B2 भी है, लेकिन B3 कॉमा B2 नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा। मिनिमम हमने B3 कॉमा B1 ऐड करेंगे तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, मीन्स थर्ड का और पार्ट, ठीक है, ओके। अब थर्ड के और पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। स्टेटमेंट इज इफ ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉलोज द कर्व, मीन्स हमें कर्व दिया हुआ है एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। स्टेट वेदर द ट्रैक रिप्रेजेंट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और नॉट। तो हमने देखना है कि क्या ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। सो पहले तो हमें इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए आपकी जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो कैसे होते हैं उस फॉर्म में लिखते हैं पहले तो। सो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एक्स स्क्वायर बाय 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहो तो f ऑफ x भी लिख सकते हो y को, ठीक है, जैसे आपकी बुक में फंक्शन दिए होते हैं तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये एक्चुअल में बेटा आपके पास डोमेन एंड कोडमेन दिया हुआ है। जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, जो y की वैल्यू होती है वो कोडमेन होती है। सो मैं इसे बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे फंक्शन f, ठीक है, फंक्शन f डोमेन, डोमेन क्या मेरे पास 0 से लेके, मतलब डोमेन होती है x की वैल्यू, तो वो ब्रैकेट में देखिए आपके पास 0 से लेके 20√2 तक दी हुई है, ठीक है। कोडमेन, कोडमेन होती है y की वैल्यू, वो आपके पास 0 से लेके 200 तक दी हुई है। तो ये आपका प्रॉपर जो आपकी बुक में क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब हमने इससे चेक करना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। सो पहले तो देखते हैं 1 1 है कि नहीं है, ठीक है, 1 1 देखते हैं। ये मेरे पास फंक्शन है, सिर्फ आप इस पर फोकस कीजिए, ये आपके पास फंक्शन है और ये डोमेन और कोडमेन है दी हुई। सो पहले तो हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। सो बेटा 1 1 के लिए क्या होता है, पहले देखिए 1 1 ही होगा, ये 1 1 होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये फंक्शन ऐसा होता, देखिए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसकी डोमेन, ये फंक्शन की डोमेन होती रियल नंबर और कोड मेन होती वो भी सपोज रियल नंबर। अब इसमें अगर मैं -1 डालूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। अगर इसमें 1 डालूंगा तब भी इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। मीन्स दो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर आ रहा है, ऐसे फंक्शन 1 1 नहीं होते। अब आप बोलोगे कि सर आपके हमारे क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसे हम, ये ऐसा कह सकते हैं कि देखिए इसमें मैं नेगेटिव नंबर डाल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आ रही थी प्रॉब्लम वो नेगेटिव नंबर डालने की वजह से आ रही थी ना। यहाँ पे डोमेन देखिए, डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, डोमेन हमारी ये है 0 से लेके 20√2,
ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं इसमें। तो अगर नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकता तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जो यहाँ पे आई है, जो इसे 1 1 नहीं बना रही। ठीक है, मीन्स सो अगर ये 1 1 मैंने डिसाइड कर लिया कि है, तो इसे लिखूंगा कैसे? तो लिखने का तरीका क्या है, लेट x1 x2, ये कहाँ से लेने होते हैं? डोमेन से। डोमेन मेरे पास क्या है? 0 20√2, इसमें से लेने होते हैं। और उसके बाद मैंने क्या लिखना होता है? f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये लिख लिया। f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी लाइक दिस। f ऑफ x2 की वैल्यू दिस विल बी लाइक दिस। ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गया और स्केयर एंड स्केयर भी कैंसिल हो जाएंगे। ये स्केयर आपस में कैंसिल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि x1 और x2 मैं डोमेन में से ले रहा हूँ और डोमेन पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते ना, या मतलब x1 और x2 रियल नंबर में से होते, तो मैं इनको कैंसिल करके इक्वल नहीं लिख सकता था। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्केयर और स्केयर कैंसिल हो गए, x1 इज इक्वल टू x2। तो यही तो कंडीशन होती है 1 1 की, कि अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल आना चाहिए। सो मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट वो वही लग रहा है कि देखिए स्केयर जो होगा उसके सेम आंसर कब आएंगे? अगर -2 पुट करूं 4, 2 पुट करूं तो 4। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे एक नंबर माइनस भी तो पुट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तो मैं माइनस पुट ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी डोमेन ही 0 से लेके 20√2 है, वो पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव नंबर है ही नहीं, नेगेटिव मैं पुट ही नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं यहाँ पे। तो इसलिए मैंने 1 1 का जो डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा के इसको 1 1 कर दिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके ऑन टू की। फॉर ऑन टू, क्या ये ऑन टू है? लेट अस चेक। सो फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है? f ऑफ x इज इक्वल टू x²/4। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? ऑन टू के लिए हम एक y एलिमेंट लेते हैं। लेट y, ये कहाँ से लेना होता है? ये कोड मेन से लेना होता है। कोड मेन मेरे पास क्या है? 0 से लेके 200, इसमें से कोई एलिमेंट लेना होता है। अब ये y को मैंने किसके इक्वल रखना होता है? फंक्शन के इक्वल, इसके इक्वल रखना होता है। सो y इज इक्वल टू x²/4, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 4 उस साइड पे चले गया x², और x² की वैल्यू यहाँ पे 4y, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2√y। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसे मैंने वेरीफाई करना होता है कि ये क्या डोमेन में से आ रही है। जो x की वैल्यू है वो डोमेन में से आ रही है। डोमेन मेरे पास क्या है? 0 से लेके 20√2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डोमेन मेरे पास क्या है? 0 से लेके 20√2, ये मेरे पास डोमेन है। मीन्स x मैंने इसमें से आना चाहिए। और कोड मेन मेरी y किस में से लेना है? मैंने 0 से लेके 200 तक। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मेरे पास ये सिचुएशन बन गई कि y मैंने इसमें से लेना है और x मेरा इसमें से ही आना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा ही हो रहा है? सो अगर मैं y की मैक्सिमम वैल्यू 200 भी यहाँ पे डाल के देखूँ, ठीक है जी, अगर मैं y की मैक्सिमम वैल्यू 200 भी यहाँ पे डाल के देखूँ तो देखता हूँ क्या बनता है। ठीक है, x इज इक्वल टू y की वैल्यू मैंने मैक्सिमम 200 भी यहाँ पे डाल दी। ठीक है जी, अब ये 200 को मैंने 2 × 100 लिख लिया, और 100 का √10 होता है, तो x की वैल्यू ये 10 आ गया बाहर, इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बच गया मेरे पास। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई। तो ये देखिए ना, x की वैल्यू तो है इसमें, मीन्स डोमेन में से आई ना। ये जो x की डोमेन थी ये थी, मीन्स x की वैल्यू इसमें से आनी चाहिए। तो y की मैक्सिमम 200 डाल के x की मैक्सिमम के इक्वल आ रही है। ठीक है जी, तो मतलब ये कहने का हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू बन रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी रैंडमली एक एलिमेंट लिया, किस में से? कोड मेन में से। मतलब y की वैल्यू मैंने 0 से 200 के बीच में ली। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू ली मैंने, ये देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 से 200 तक ली। तो y को मैंने फंक्शन के इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू मेरे पास 2√y आ गई। अब y की वैल्यू किस में से लेनी है? कोड मेन। कोड मेन मेरे पास क्या है? 0 से 200। अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे 200 डाल भी दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही? 20√2। तो x की वैल्यू डोमेन में से आनी चाहिए थी, तो डोमेन में 20√2 है। ठीक है, सो इट मीन्स
कोई भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ कोड मेन में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में एक वैल्यू है बेटा, यही तो कंडीशन होती है ऑन टू प्रूव करने की। सो हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। सो थैंक यू वेरी मच।